बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की जानिब से ये प्रोग्राम दर्द व दवा में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम की सीरीज़ में हम दर्द की बातें कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सर का दर्द जो माशरे में बहुत ही लोगों को मुतासिर करता है। इसमें हमने मुख्तलिफ़ दर्दों की का ज़िक्र किया है और उसमें जो ख़ास दर्द है माइग्रेन में जो है इलाज मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक प्रोग्राम में हमने ये देखा है कि माइग्रेन का जब दर्द होता है तो इसके लिए कौन सी दवाइयाँ दी जा सकती है ताकि दर्द में कमी आ जाए और पेशेंट को बेहतरी आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ माइग्रेन के दर्द में न ही सिर्फ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, इसके साथ साथ और भी कदम लेने पड़ते हैं ताकि ये दर्द की शिद्दत और फ्रीक्वेंसी में कमी आए। माइग्रेन या दर्द शकी का एक ऐसा दर्द है जो एक दिन में ख़त्म नहीं होता है, जो कुछ वक्त तक रहता है और दवाइयाँ भी ऐसी होती है कि जो अगर इस तरह से इस्तेमाल की जाए बगैर किसी सुपरविज़न के तो वो अपनी साइड इफ़ेक्ट पैदा करती है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि माइग्रेन का दर्द न ही सिर्फ दवाई से हम कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी कदम ऐसे हैं कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी शिद्दत को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि माइग्रेन का दर्द काफ़ी अरसे तक रहता है। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी स्टूडियो में दो माहिर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साद शफ़क़त जो प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में और आगा खान हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी के सेक्शन के सरबराह हैं, और उसके साथ है डॉक्टर रोमेना इकबाल जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज है और जो न्यूट्रिशनिस्ट भी है जिसमें उन्होंने पीएचडी किया है। डॉक्टर साद, डॉक्टर रोमेना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साद, मैं आपसे ये पूछूंगा कि मैंने इसका पहले ज़िक्र किया है कि माइग्रेन का दर्द दवाई के बगैर भी यानी कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं, तो उसके क्या क्या कदम ले सकते हैं? डॉक्टर सोनावाला, बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि ज़ाहिर है दवा तो ऐसी चीज़ है कि एक तो उसमें एक्सपेंस होता है, दूसरा साइड इफ़ेक्ट्स की पॉसिबिलिटी होती है, तीसरा ये कि किसी माहिर की एडवाइस चाहिए। लेकिन ये जो कि दवा से हट के तदाबीर हैं ये काफ़ी ऐसी अवेलेबल हैं लोगों को जो कि ऑलमोस्ट कॉमन सेंस है एक तरह से जी हाँ। और उनको अगर फॉलो किया जाए तो माइग्रेन की शिद्दत में बहुत फ़र्क आता है। इसमें ज़ाहिर है इंसान को ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए जिनसे तस्कीन राहत मिलती है। मसलन माइग्रेन में जो चीज़ें बॉदर करती हैं वो है रोशनी और शोर। तो रोशनी से बचें, किसी ऐसे क्वाइट कमरे में चले जाएँ जहाँ पे कि लाइट बहुत कम है। अगर दिन में है तो पर्दा खींच दें, रात में है तो लाइट ऑफ कर दें। और फिर शोर से बचें। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आप माइग्रेन में इंसान सफ़र कर रहा है लेकिन उसमें बच्चे शोर मचा रहे हैं या बाहर हैं, आवाज़ें आ रही हैं, टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, तो ये इंसान की तरफ इसका इस तरफ जहन भी नहीं जाता। अगर ये शोर अपनी तरफ से कंट्रोल कर ले इंसान, उससे भी बहुत ज़्यादा आराम आ सकता है। तो ये कुछ इस तरह की अप्रोचेज़ हैं, जिस चीज़ से आराम आता है वो चीज़ करनी चाहिए माइग्रेन की कैफियत में। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही यानी अहम कहा कि कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन सेंस वाली होती है और पेशेंट कभी कभार खुद ही कहते हैं कि भाई अगर वो दर्द आवाज़ होती है तो बेचैनी होती, बच्चे आवाज़ कर रहे हैं तो बेचैनी होती है, तो आवाज़ करने से बंद करने से सुकून मिलता है या तो ये कुछ हद तक एक कॉमन चीज़ है और इसको अमल करना ज़रूरी है। और ऐसा ही समझ लें कि ये एक तरह से इलाज का हिस्सा है। अगर इसको नहीं किया और चाहे आपने दवाई जितनी भी ले ली, आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना और चीज़ों से होगा। डॉक्टर रोमेना, कोई लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं कि जो लाइफस्टाइल में इंसान या माइग्रेन का पेशेंट जो है वो ऑल्टर कर सकता है या बदल सकता है कि जिससे इस दर्द में अफाका आए? जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ लाइफस्टाइल से है, जिनका डायरेक्ट माइग्रेन से ताल्लुक़ है। इसमें मिसाल के तौर पर नींद पूरी करना। अगर नींद जो है स्लीप पैटर्न हमारा, अगर हम बहुत ज़्यादा सोएं या कम सोएं, यानी 8 घंटों से या 8.5 घंटों से ज़्यादा सोना, या बाज़ औक़ात लोग वीकेंड पे ज़्यादा सोते हैं या कम सोएं, रात में देर तक जागें, तो उनसे भी माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा अगर खाने का हमारा जो स्टाइल है वो ठीक ना हो, हम मिसाल के तौर पे नाश्ता ना करें या किसी और वक्त का नाश्ता खाना जो है वो स्किप करें, इसका ताल्लुक़ भी हो सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज
एक्सरसाइज, वो लोग जो एक्सरसाइज बाकायदगी से करते हैं, ख़ास तौर से अगर वो हफ्ते में 4-5 दिन आधा घंटे की वॉक कर लें या कोई और एरोबिक एक्सरसाइज कर लें, तो उनको भी माइग्रेन जो है वो बहुत कम होता है। इनके अलावा भी 2 और ऐसे फैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर स्ट्रेस। जो लोग अपना स्ट्रेस अच्छा मैनेज कर लेते हैं वो और रिलैक्स करते हैं, कोई ऐसे तरीक़े अपनाते हैं जैसे कि डॉक्टर साद ने ज़िक्र किया कि जिनसे उनको राहत मिले या तस्कीन हो, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उनको इतना माइग्रेन ना हो। एक आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगी वो पोस्चर भी है। तो वो लोग के जिनका पोस्चर अच्छा ना हो, ख़ास तौर से वो अपनी कंधे और अपनी जो गर्दन है, नेक जो है, वो उसको अच्छी तरह से कैरी ना करें, तो उनमें भी माइग्रेन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये काफ़ी अहम बातों का अब जिक्र हुआ है नाज़रीन कि ये सारी चीज़ें जो है उसको सही तरह से अमल करते हैं तो वह फ़ायदा होता है। जो नींद की बात हुई वो बड़ी अहम है। कम सोना भी जो है एक मसला हो सकता है क्योंकि उससे दर्द बढ़ सकता है, और ज़्यादा सोना भी एक मसला हो सकता है। और 2 जिस्म या 2 पेशेंट एक जैसे नहीं होते, कुछ लोगों को सिर्फ कम सोने से होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा सोने से भी होता है। तो हर मरीज़ जो है अपनी जो प्लस और माइनस पॉइंट्स का एक जायज़ा ले, वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल एक फ़ैशन हो गई है अगर वो डाइटिंग पे जाना और यानी खाना जो है मिस करना, मील्स मिस करना ताकि जो वज़न कम हो, लेकिन वो सही वज़न कम करने का तरीका भी नहीं है। और इससे ये देखा गया है कि यानी दर्द में अफाका होता है। डॉक्टर रुमैना, ये रमज़ान माह रमज़ान अब आ रहा है, जी हाँ, तो क्या आप देखते हैं कि इस महीने में जो है वो माइग्रेन की शिकायत कुछ बढ़ जाती है? क्या देखा है आपने? अगर जो है वो हम अपना सहर और इफ्तार और अपना खाना सही रखें तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वो लोग जो सहरी बिलखुसूस अच्छी नहीं करते, कभी कभी वो आके शिकायत ज़रूर करते हैं। और ख़ास तौर से जब रमज़ान शुरू होता है तो उस वक्त जो, क्योंकि उससे पहले लोग चाय और कॉफ़ी अमूमन ज़्यादा पी रहे होते हैं, और अगर वो शाबान के महीने में उसको टेपर ऑफ नहीं करते, कम नहीं करते, तो वो लोग भी अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके सर में दर्द हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब वो माह रमज़ान आ रहा है और अक्सर इसमें अगर पहले से ही हमने कदम नहीं लिए तो ये दर्द की शिकायत बढ़ती है। अक्सर लोग इस बात पे भी फ़िक्र करते हैं कि वो रोज़े रखते लेकिन सहरी नहीं करते हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि खाना जो है सहरी के वक्त जो है सही तरह से लें और इफ्तार के वक्त भी सही तरह से लें, और शुरू से ही चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि ये कि पहले कुछ 6-7 दिन यानी दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है माह रमज़ान में, लेकिन उसके बाद जो है वो दर्द कम हो जाता है। तो पहले से ही अगर हम कदम लें तो इसमें जो है दर्द में बहुत ही कमी आ सकती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रुमैना ने ये स्ट्रेस या का जिक्र किया है। व्हाट इज़ ये स्ट्रेस क्या है? और उसको फिर यानी एक बड़ी या आम टर्म है स्ट्रेस, हर कोई कहता है मुझे स्ट्रेस है, मुझे टेंशन है, तो ये है क्या? यानी साइंटिफिक तौर पे क्या है और उसको यानी किस तरह से? बड़ा सवाल है लेकिन बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर सोनावाला। देखें इसमें हाँ। इसमें इशू ये कि देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि स्ट्रेस जो है बहुत ही एक आम लफ्ज़ बन चुका है और ये मुख्तलिफ लोगों को इसकी मुख्तलिफ मीनिंग होती है। लेकिन देखिए, हर किसी की लाइफ में ऐसी एक कैफियत होती है जिसमें इंसान फ्रस्ट्रेट होता है या नाखुश होता है या एक स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस एक तरह से जो तो। और आपने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी कुछ देर पहले, ये कि हर मरीज़ एक जैसे, 2 मरीज़ एक जैसे नहीं होते। तो ये स्ट्रेस का जो लेवल है ना, ये कुछ लोगों में डिफरेंट है, कुछ लोगों में बहुत कैपेसिटी होती है ये स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने की। तो जैसे अगर ट्रैफिक में आप ले लें, 2 लोगों को बिठा दें गाड़ी में और एक बहुत ही है, हाँ, अब एक आदमी के सामने से गाड़ी गुजरी, उसका पारा चढ़ गया, और दूसरे आदमी के सामने वही सिचुएशन होती है, क्योंकि दूसरे शख्स की जो कैपेसिटी है स्ट्रेस की वो मुख्तलिफ है, तो वो उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है, उससे डिस्टर्ब नहीं होता, डिस्टर्ब होता है तो वो दरगुजर करता है, आगे निकल जाता है। तो ये स्ट्रेस जो है ना वो हर किसी की लाइफ में है, चूँकि लाइफ ऐसी है जिसमें कि रुकावटें होती हैं, जो चीज़ें आप चाह रहे होते हैं वो आपको नहीं मिलती, ये लाइफ का हिस्सा है। और ये छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे इंसान जो है बड़ी तगदो करता है कि रकम कमाए या प्रमोशन मिले या इज़्ज़त मिले, ये वो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, किसी ने ज़रा टेढ़ी नज़र से देख लिया,
किसी ने कुछ तल्ख लहजे से बात कर ली, तो ये सब चीज़ें, छोटी चीज़ें भी जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करती हैं। तो स्ट्रेस बेसिकली मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा स्टेट है, दिमाग की मेंटल कैफियत है, जिसमें कि इंसान को फ्रस्ट्रेशन या अनहैप्पीनेस होती है। और उसको फिर कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन कुछ अगर उस पर नज़र डालें हमारे नाज़रीन के लिए। बिल्कुल, अब देखें इसमें ये भी मैं कहूँगा कि एक तरह से कॉमन सेंस की तरफ जाती है बात। एक तो ये कि अगर कोई इसकी आसान तरकीब होती ना, तो वो पूरी दुनिया में सब लोग यूज़ कर रहे होते। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। आसान तरकीब तो इसकी है नहीं। देखिए इसमें मेरे ख्याल से सबसे अहम ये है कि इंसान जो है अपनी जो भी सलाहियत है स्ट्रेस को से निपटने की, उसको समझे कि भाई मेरी सलाहियत कम है या मेरी सलाहियत ज़्यादा है। जिन लोगों की सलाहियत ज़्यादा है वो अपने उनके मिलने वालों में से, भाई बहनों में से, दोस्तों में से, उनसे डिस्कस करें, उनकी अप्रोच समझने की कोशिश करें कि भाई ये आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं। दूसरा ये है कि जो जिन चीज़ों से आपका स्ट्रेस बढ़ता है उनको समझने की कोशिश करें। जैसे ट्रिगर्स हैं कुछ, हम सबको पता है और कुछ तजुर्बे के बाद हर किसी को पता चल जाता है कि इंसान के ट्रिगर्स क्या हैं, कि किन चीज़ों से आप डिस्टर्ब फील करते हैं। जी। उनको जिस हद तक हो सकता है उनसे बचें। उनको कुछ हद, कभी कभी ये पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उस सूरत में जो है आपको थोड़ा विल पावर, थोड़ी ट्रेनिंग, अपने आप को इंसान ट्रेन भी कर सकता है कि जिन चीज़ों से मुझे बार बार मैं इरिटेट होता हूँ वो अपने आप को थोड़ा समझाएं, अपने आप को काउंसल करें, और थोड़ी हिम्मत और विल पावर के साथ ये कैपेसिटी लोगों में आ सकती है, ट्रेनिंग मिल सकती है। कभी कभार साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नो डाउट। इसमें यह है डॉक्टर सोनावाला कि अगर ये स्ट्रेस की, जो आपकी स्ट्रेस हैंडल करने की एबिलिटी है, अगर ये स्ट्रेस से तजावुज़ कर जाए तो फिर आपकी लाइफ पे नफ़ी असर होना शुरू हो जाता है, और लाइफ पे नफ़ी असर होने से काफ़ी डैमेज हो सकती है, फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर किसी स्फीयर में। तो उससे पहले इंसान को ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, और साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, ये सब लोग ऐसे अवेलेबल हैं। आई थिंक कि सबसे पहले जो है, जो आपके इमीडिएट सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनको आप जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो समझदार लोग हैं, उनसे बात करें, और उससे आगे फिर प्रोफेशनल हेल्प बिल्कुल मिल सकती है साइकाइट्री के थ्रू। बिल्कुल। नाजरीन, हमने अभी जो बात सुनी स्ट्रेस के बारे में बड़ी अहम है। हम तो बात कर रहे हैं माइग्रेन की, लेकिन माइग्रेन में जो है स्ट्रेस का बड़ा किरदार है, क्योंकि आपने चाहे जितनी भी दवाई ले ली, अगर वो स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होता है तो माइग्रेन का इलाज मुकम्मल नहीं होता है। कहने का मकसद है कि मसले हर किसी के किस्मत में है, हर किसी की किस्मत में मसले लिखे हुए हैं। मसले होना या नहीं ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन स्ट्रेस लेना या नहीं, टेंशन लेना या नहीं, ये आपके हाथ में है। मसले को आप हल नहीं कर सकते हैं, चाहे करोड़ रुपए का नुकसान हो, चाहे 10,000 का नुकसान हो मिसाल के तौर पे, लेकिन उस पर कितना टेंशन लेना, 4 रात नहीं सोना या उसको यानी एक्सेप्ट कर लेना, ये आपके हाथ में है। तो ये है स्ट्रेस कंट्रोल की जो अहम बात। डॉक्टर रोमेना, माइग्रेन में हम, जैसे डॉक्टर साद ने जिक्र किया ट्रिगर्स, जी, ये ट्रिगर्स क्या होते हैं और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? क्या उस पर थोड़ी आप रोशनी डाल सकते हैं? जी, ट्रिगर्स वो अवामिल होते हैं मखसूस जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक शख्स के को माइग्रेन होता है। मिसाल के तौर पे बाज़ लोगों को रोशनी की वजह से, अगर ज़्यादा रोशनी लगे उनकी आँखों पर बिलखुसूस, या धूप ज़्यादा लगे, या क्या कहते हैं अगर वो रात में, जैसे कि मैंने पहले कहा था, सोए ना वो अच्छी तरह से, तो इन वजूहात की वजह से उनको जो है वो इस तरह से काम करते हैं कि इनकी वजह से फिर माइग्रेन शुरू होता है। तो इनको जो है वो ट्रिगर्स कहा जाता है। खाने की कुछ आइटम्स है कि जो ट्रिगर्स हो सकती हैं? जी, आप तो यानी न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि क्या है। ये एक बड़ा इंडिविजुअल मामला है। वैसे तो हम आम तौर पे ये कहते हैं कि दूध या चीज़ या चॉकलेट, ये कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो मैं ये कहूँगी कि ज़रा बदनाम ज़्यादा हैं। कुछ इंडिविजुअल मैटर ये ज़्यादा है। वो लोग जिनको कि अक्सर माइग्रेन होता है, उनसे अमूमन ये कहा जाता है कि आप अपने खाने की ज़रा डायरी रखें कि आपको जब दर्द हुआ तो उससे पहले आपने क्या खाना खाया था, उससे 4-5 घंटे पहले। उससे ये बेहतर समझ में आता है कि किसको किस वजह से, खाने में किस चीज़ की वजह से माइग्रेन शुरू हो रहा है। लेकिन बहरहाल 2-3 चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा पनीर या दूध या चॉकलेट, ये कुछ 2-3 चीज़ें ज़रा सरे फहरिस्त हैं कि जो शायद लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाती हैं। अक्सर ये पेशेंट जो है वो लिस्ट लेकर आते हैं और बताते हैं कि हमें बताया गया है कि माइग्रेन है, इसलिए आपने दूध, केला, चावल, चॉकलेट, चीज़, ये
चाहे जो भी हो आपने नहीं लेना है। जी। क्या ये एक आम मशवरा हर किसी के लिए आप दोगी? जी नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये बाय एलिमिनेशन डाइट इस तरह से नहीं किया जाता, बल्कि ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स अगर आए और वो कहे कि उन्हें माइग्रेन है तो हम उन्हें एक लिस्ट पकड़ा दें और ये कहें कि अब आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो तमाम उम्र इनसे परहेज़ करें, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ों से, मिसाल के तौर पे दूध ही से हमें कैल्शियम मिलती है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी तरह और भी तमाम चीज़ें। तो ये मशवरा तो हम हरगिज़ नहीं देते। मशवरा हम ये देते हैं उन लोगों को जिनको कि माइग्रेन अक्सर होता है कि वो उससे पहले का एक जो खाना है या ख़ास तौर से उसमें देखें कि उन्होंने क्या चीज़ ऐसी खाई। तो ये ऑल इंक्लूसिव अप्रोच है कि हर चीज़ खाएं, फिर उसमें से कोई एक आध चीज़ जो हमें ये समझ में आती है कि इसकी वजह से माइग्रेन हो रहा है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ये नहीं करते कि पहले बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दें और पहले ही से उन्हें लिस्ट दे दें, ऐसा नहीं होता। नहीं, बहुत बहुत अहम है। तो जिन्हें भी यानी माइग्रेन की शिकायत है वो ये समझ लें कि आपके लिए इतनी सारी परहेज़ की ज़रूरत नहीं है और आप ऐसे ही यानी परहेज़ों के लिस्ट से मुतासिर ना हो, लेकिन आप अपने आप आइडेंटिफाई करें कि आपको किस यानी खाने के आइटम से अगर है तो, हो सकता है कि नहीं हो, अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसको अवॉइड करना, उसको ना लेना इलाज का एक हिस्सा बन सकता है। वरना इन तमाम चीज़ों से जो है परहेज़ करना कोई ऐसी बात नहीं बनती है। तो ट्रिगर्स यही होते हैं कि जिससे ये दर्द बढ़ सकता है, आ नहीं सकता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि माइग्रेन की कोई वजह नहीं है, वो होती है लेकिन कुछ वजहों से ये दर्द कभी कभार बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, अक्सर पेशेंट हमें ये आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप बताएं कि मैं तो ये दर्द की दवा तो बहुत ले चुका हूँ, लेकिन क्या मैं कोई और इलाज ले सकता हूँ, कि एक्यूपंक्चर ले सकता हूँ, क्या मैं हकीमी इलाज? तो ये अल्टरनेट ट्रीटमेंट का जो अक्सर अब आजकल बहुत जिक्र हो रहा है, तो क्या माइग्रेन में कुछ अल्टरनेट ट्रीटमेंट की जगह है, और अगर कुछ है तो क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प सवाल है आपका डॉक्टर सोना वाला। इसमें देखें, जो साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच में तो जो जिन चीज़ों की हमने बात की उनका रोल है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि साइंटिफिक अप्रोच के बावजूद कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी शरह काफ़ी कम है, मैं कहूँगा शायद 5-10%, जो कि फिर भी शिकायत करते हैं कि भाई हमने सारी चीज़ें हर तरह से प्रॉपर्ली मैनेज की हैं, स्ट्रेस को से बचे हैं, रोशनी, शोर और दवाई भी प्रॉपर यूज़ की, और फिर भी हम बेहतर नहीं हो रहे। तो उन लोगों में फिर ये ज़रूर ऑप्शन है कि जो अल्टरनेटिव अप्रोचेज़ हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपने एक्यूपंक्चर का जिक्र किया, वो है हिप्नोसिस कुछ लोग यूज़ करते हैं, फिर कुछ टेक्निक्स हैं जिनको बायोफीडबैक कहते हैं, उनसे भी फ़ायदा होता है। और फिर अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे कि जिन चीज़ों से आराम आता है इंसान को, जैसे अगर आप कुछ लोग सर का मसाज करवा लें, या हल्का सा, या कमर में कोई बाम लगवा लें, सर के गिर्द बाम लगवा लें, इन चीज़ों से अगर फ़िज़िकल जो एनवायरनमेंट है इंसान का वो अनकंफर्टेबल है, उसको इम्प्रूव कर लें, उसको रिलैक्स, ऐसी चीज़ें करें जिनसे इंसान रिलैक्स हो जाए, तो उनका भी रोल है। एंड आई थिंक ये चीज़ें इनको रेकमेंड करना, ऐसे तो नहीं कह सकता इंसान ऑटोमेटिकली कि रेकमेंड करना चाहिए, लेकिन आई थिंक अगर किसी शख्स को कॉमन सेंस अप्रोच और मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर इनको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि यानी कभी कभार जो इन इलाजों से भी फ़ायदा होता है, लेकिन पहले जो है दवाइयों का इस्तेमाल ज़रूर करें, और क्योंकि हर जिस्म अलग है तो हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ फ़ायदा हो, कुछ लोगों को उससे फ़ायदा ना हो। तो इसका मतलब नहीं है कि यानी एक इलाज ही करना है, और कभी कभार जो है कुछ इलाजों से फ़ायदा कुछ मरीज़ों को होता है, क्योंकि ये दर्द जो काफ़ी लंबे अरसे तक रहता है। लेकिन प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के मशवरे के तहत चले कि जब ज़रूरत पड़ती तो इसका ज़रूर ज़िक्र हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेट ट्रीटमेंट का ज़िक्र आजकल टीवी पे और मीडिया पे बहुत हो रहा है। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी गलत इलाज में आप फंस जाएं और इसका जो है फ़ायदे की बजाय नुकसान हो। डॉक्टर रोमेना, ये अब गर्मी का मौसम आया है, और ये गर्मी में जो है वो भी एक ट्रिगर ही है, और माइग्रेन जो है वो इससे बढ़ सकती है, और ज़ाहिर है कि बहुत रोशनी हो तो इससे भी बढ़ती है। तो आप यानी हमारे मरीज़ों को क्या मशवरा दोगी कि ये धूप से बचना, या धूप के असरात से या रोशनी के असरात से बचने के लिए आप किस किस्म के लिबास या
आप क्या कदम ले सकती हो ताकि ये ले सकते हो कि ये दर्द की शिद्दत जो है कम हो जाए? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि अब धूप गर्मी का मौसम आ गया है, तो एक बात जो मैं और भी करना चाहूँगी वो ये कि पानी की सही मिकदार का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो कि डिहाइड्रेटेड होते हैं, जिनमें कि पानी जो कम पीते हैं रोज़ाना, उनमें भी माइग्रेन होने का ख़दशा ज़्यादा होता है। तो कम से कम रोज़ाना 8 ग्लास पानी तो ज़रूर पिएँ। और डॉक्टर सोनावाला, मैं आपको बताऊँ कि मेरी क्लिनिक में जो मरीज़ आते हैं, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि अक्सर लोग ये बताते हैं कि वो दिन में बमुश्किल 3 ग्लास या 4 ग्लास पानी पी रहे होते हैं। तो मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात है। तो सभी से मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए कहना चाहूँगी कि एक तो पानी की मिकदार ठीक करें। उसके अलावा जिनको धूप की आँखों में ख़ास तौर से लगने की वजह से अगर हो रहा है तो वह सन ग्लासेस इस्तेमाल करें, या अगर धूप की शिद्दत गर्मी से हो रहा है तो कोई हैट इस्तेमाल करें, अपने आप छाँव में रहें, कुछ इस तरह से कपड़े जो हैं वो ढीले पहनें, गर्मी के मौसम के हिसाब से कपड़े पहनें ताकि कि कंफर्टेबल उनका लाइफस्टाइल हो सके और उनको ये तकलीफ़ ना हो। और इसमें जो है, क्योंकि अक्सर माइग्रेन कुछ लोगों को यानी सर्द से भी बढ़ती है, तो फिर उनको वो कदम लेने जिन्हें गर्मी से बढ़ती है। और ये पानी का जो ज़िक्र हुआ है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर पानी ना लिया जाए तो ये देखा है कि माइग्रेन की शिद्दत बढ़ती है। कभी कभार सिर्फ ड्रिप लगाने से भी माइग्रेन की शिद्दत कम हो जाती है, इसीलिए कि यानी माइग्रेन के दर्द में उल्टियाँ भी होती है और पानी ना लेने से जो है ये दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, एक जो आम सवाल है वो ये है कि इन तमाम जो हम इसको कहते हैं माइग्रेन की जो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट, उससे आपके इल्म में, आपकी प्रैक्टिस में आपने क्या देखा है कि कितने परसेंटेज पेशेंट्स जो है इससे आराम पा? एक तो है दवाई, इसका फिगर तो हमारे पास शायद नहीं होगा, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस में आप क्या महसूस करते हैं कि कितने परसेंटेज पेशेंट जो है इससे आराम पा सकते हैं? मेरी फीलिंग है डॉक्टर सोनावाला, और जो जैसे आप और हमारे जो सारे कॉलीग्स हैं न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हम आई थिंक ये सबकी यही फीलिंग है कि मेजॉरिटी जो है मरीज़ों की उनको फ़ायदा मिल जाता है अगर इंसान एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ चले और मरीज़ जो है वो मायूस ना हो, मरीज़ की काउंसलिंग भी बार बार होती रहे, उसमें आप दवाई प्रॉपर यूज़ करें। और ज़ाहिर है अगर दवाई शुरू में फ़ायदा ना करे तो फिर दूसरी चॉइसेस होती हैं दवा की। उसके साथ साथ जो हमने बातें की कि स्ट्रेस को रिड्यूस करें, कंफर्टेबल रहें, ट्रिगर्स को अवॉइड करें, ये चीज़ें। और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हिप्नोसिस है, बायोफीडबैक है, योगा का हमने जिक्र नहीं किया, योगा भी काफ़ी लोगों को हेल्प करता है। तो आई थिंक इससे मेजॉरिटी, मैं कहूँगा 99% लोगों को फ़ायदा हो जाता है, प्रोवाइडेड अगर इंसान जो है ना थोड़ा सा डॉक्टर में भी ट्रस्ट रखे और डॉक्टर भी एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ चले, तो आई थिंक रिजल्ट अच्छा मिलता है। हाँ, थैंक यू डॉक्टर रोमेना। डॉक्टर साद ने योगा का जिक्र किया। अक्सर आजकल जो है वो लोग इसकी बातें बहुत करते हैं कि अब मैंने योगा करना शुरू किया है, या उनकी जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो आपके तजुर्बे में इससे कोई फ़ायदा हुआ है, आपने देखा है, और आपका क्या प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस है? मरीज़ों को आप क्या मशवरा दोगी? जी बिल्कुल, योगा या एरोबिक्स दोनों ही मैं मशवरा अपने पेशेंट्स को देती हूँ, चाहे वो योगा करें या 30 to 40 मिनट्स एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक, जो है हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट अगर वो एरोबिक्स कर लें तो दोनों ही से खातिर ख्वाह फ़र्क पड़ता है माइग्रेन के मैनेजमेंट में। डॉक्टर साद, डॉक्टर रोमेना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आए और हमारी नाजरीन से इन बातों का खुलासा किया। नाजरीन, जैसे कि हमने देखा कि माइग्रेन एक लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारी तकलीफ़ है, और दवाइयाँ तो है ही है, लेकिन दवाइयों के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि इलाज के लिए हम और भी यानी कदम लें कि जिससे इसकी शिद्दत या फ्रीक्वेंसी में जो है वो कमी आ जाती है। माइग्रेन ऐसा एक मर्ज़ है कि जिसका मुकम्मल इलाज नहीं है, हालांकि ये ख़तरनाक दर्द नहीं है और ये लंबे अरसे तक रहता है, लेकिन ये दोनों इलाज साथ में रखना ज़रूरी है। एक तो दवाई का इस्तेमाल सही वक्त पर, सही दवाई, सही सुपरविज़न में, उसके साथ साथ जो है ये कदम लेना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है तकरीबन कुछ लोग समझते हैं कि 40 to 50% इलाज इन चीज़ों से ही होता है। जो चीज़ें, जो ट्रिगर्स है, उसको अगर आपने कंट्रोल किया तो माइग्रेन का दर्द हो सकता है 10-20% जो है वो ठीक हो जाए। स्ट्रेस अगर आपने ठीक कर दी तो उससे ही यानी दर्द जो है कुछ और कम हो जाए। अगर आपने सही नींद ले ली, अगर आपने जो है अपनी लाइफस्टाइल को सही तरह से कंट्रोल किया, तो ये दर्द काफ़ी हद तक कम हो सकता है।
ये ज़रूरी नहीं है, ये तो हकीकत एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि माइग्रेन ऐसा दर्द है कि उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। लेकिन ये प्रिवेंटिव कदम अगर हम लेते हैं, ये सारे कदम अगर हम लेते हैं दवाइयों के साथ, तो ये ज़रूर मुमकिन है कि इस दर्द में जो है हम तकरीबन 80 से 90 या शायद उससे ज़्यादा मरीज़ में जो है दर्द की शिद्दत में बहुत हद तक कमी ला सकते हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फ़र्क ला सकते हैं। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।